अस्सलाम वालेकुम। नंबर कंटिन्यू करते हैं। देखें, जो मेन चीज़ें थी हमने वो कवर कर ली हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, ब्रॉडकास्टिंग का। नमाज बाद उसको इंशाल्लाह ताला देखते हैं। अभी जो एक बेसिक सी चीज़ है ना, थोड़ी बहुत आइट्रेटिंग वाली, उसको हम देख लेते हैं, नमाज से पहले कंप्लीट करते हैं। देखें, आइट्रेशन का मतलब क्या होता है? लूप लगाना। सही है। तो अगर हम अपनी नंपाई एरेस पर लूप लगाएं तो किस तरीके से हमें डेटा देखने को मिलता है, ज़रा उसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, नंपाई को एज np, और यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एरे 1 का नाम दे देते हैं, सिंपल अभी 1D एरे बना लेते हैं। तो क्या लिखना होगा मुझे, np डॉट ए रेंज में रेंज का फंक्शन यूज़ करते हुए, ए रेंज का फंक्शन यूज़ करते हुए नंबर जनरेट करता हूँ। लेट्स मैं बोलता हूँ कि 1 से लेके 41 तक मेरे नंबर्स को जनरेट करो, ठीक है। और बस इसको सिंपल प्रिंट कर दो, ठीक है। 1D बना रहे हैं, 2D भी बना लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्या हुआ, इसने 1 से लेके 40 तक के नंबर्स मुझे जनरेट करके दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको इस पर लूप चलाना है तो वही तरीक़ेकार वही ये सेम होता है। क्या लिखूँगा मैं, फॉर, और कोई भी हम आइट्रेटर का नाम लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं n लिख लेता हूँ, फॉर n इन एरे 1, और प्रिंट कर दूँगा किसको, n को, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से लूप चला जिस तरीके से हमने कभी लिस्ट पर चलाया था। सही है। क्या किया उसने, गया बारी बारी आइटम्स को लेकर आ गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये। अच्छा, क्या करते हैं, इसी का हम बनाते हैं एक एरे 2। इसको हम रीशेप करेंगे। क्या करेंगे, रीशेप कर लेते हैं। तो रीशेप का मैंने मेथड यूज़ किया, और 1 से लेके 40 तक के कितने नंबर्स मिलेंगे हमें, 40 नंबर्स। सही है। तो 40 नंबर्स को मैं किस में शेप कर सकता हूँ, किस में रीशेप कर सकता हूँ? हाँ, 4,10 हो सकता है। उसके अलावा हाँ 20,2 हो सकता है, ठीक। हाँ एग्जैक्टली 85, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 5,8 कर लेते हैं, ठीक है। 5 रोज़ और 8 कॉलम में उसको रीशेप कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम एरे 2 का नाम दे देते हैं, और पहले प्रिंट करके देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमें ये मिल रहा है कुछ, ठीक है। 5 रोज़ और 8 कॉलम्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस पर लूप चलाता हूँ तो क्या होगा, फॉर लेट्स मैंने आई लिखा फ़िलहाल, फॉर आई इन एरे 2, क्या नाम रखा था मैंने उसका, एरे 2 नाम रखा था, और प्रिंट आई करता हूँ। तो ज़रा जल्दी से सोच के बताएं क्या आउटपुट आएगा। जी 1D में आएगा, या क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचें, देखें। ये आपके सामने मौजूद है स्ट्रक्चर, क्या है ये, हाँ 2D है। दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं ना, तो हमने कहा था जितने ब्रैकेट्स होंगे उतनी ही डायमेंशन को शो करेगा वो। तो 2 ब्रैकेट्स हैं, स्टार्ट में भी एंड में भी, तो एक तरह से 2D है ये। तो अब अगर मैं इस पर लूपिंग करूँगा, लूप चलाऊँगा, तो किस तरीके से बिहेव करेगा, हिंट के तौर पे बिहेव उसी तरीके से करेगा जिस तरह लिस्ट में हमने कभी अगर इसको यूज़ किया था। लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने बनाई थी, अगर याद हो, उस पर लूप चलाया था। जब लूप चलाया था तो किस तरह से डेटा मिलता था, क्या बोलें विराट भाई? हाँ देखें, अंदर वाली पूरी एरे उठ के आने वाली है। ये अंदर भी एक एरे ना पूरी, ये वाली चीज़, तो क्या होगा, आई के अंदर ये पूरी चीज़ उठ के आने वाली है। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो आई में ये पूरी चीज़ उठ कर आएगी, एंड थर्ड टाइम पूरी ये एरेस आने वाली हैं, ठीक है। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, देखें। फर्स्ट टाइम लूप चला, पूरा ले आया। सेकंड टाइम लूप चला, अगेन क्या किया उसने, इस पार्ट को ले आया, एंड सो ऑन। तो 5 टाइम्स हमारा लूप चला, और वो इस तरीके से पूरी कंप्लीट एरेस को लेकर आ गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखें, ये बिल्कुल इसका बिहेवियर नॉर्मल है, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। अब लेकिन एक बात देखिएगा, हमारे पास नमपाई के अंदर ना एक फंक्शन होता है जो हमें ये अलाउ करता है कि अगर हम चाह रहे हैं ना कि भाई इस पूरी एरे में से, भले ये 2D हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, कोई सी भी डायमेंशन की एरे हो, हम चाह रहे हैं कि उसमें से बारी बारी नंबर्स को निकालें। देखिए बारी बारी नंबर्स हमने ऊपर निकाले थे 1D में से, कैसे बारी बारी मिल रहे थे, सिंगल नंबर्स मिल रहे थे। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हाई डायमेंशनल एरे में से इसी तरह के हम नंबर्स निकालें,
ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। ये किस तरह से हम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं सब कुछ वही करूँगा, बस मैं क्या करूँगा, एरे 2 को ना मैं एक फंक्शन में बंद कर दूँगा और इसका नाम है एन पी डॉट एन डी इटर, ठीक है, एन डी आइटर बोल रहे हैं, एन डी इटर बोल रहे हैं, जो भी बोलें, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, मेथड नहीं है, ये क्या है, ये फंक्शन है, सही है। क्यों, चूँकि एन पी की मदद से चल रही है, ये ऑब्जेक्ट पे नहीं चल रहा। ये देखें, एन पी मैंने क्या रखा था, एन पी मैंने शॉर्टकट रखा था किसका, नमपाई का। तो क्या हो रहा है, मैं उसका पहले रेफरेंस लिख रहा हूँ और रेफरेंस लिखने के बाद क्या बोल रहा हूँ कि उस रेफरेंस के अंदर एक एन डी इटर का फंक्शन बना हुआ है, उसको कॉल करो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से कॉल हो रहा है और मैंने उसमें पास कर दिया एरे 2 को। तो अब क्या होगा, एन पी डॉट एन डी इटर क्या करेगा, भले ही एरे 2 कितनी भी डायमेंशन की एरे हो, 2D हो, 3D हो, 4D हो एंड सो ऑन, किसी भी डायमेंशन की एरे हो, उसको एक सिंपल क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह हमने ऊपर एरे 1 को बनाया था, इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब हमारा लूप चल रहा होगा तो आई के अंदर डेटा किस तरह से आ रहा होगा, बारी बारी करके वो नंबर्स ही आ रहे होंगे, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें क्या हुआ, जो हमने एक 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया था, उसको हमने क्या किया, एन पी डॉट एन डी इटर या एन डी आइटर जो भी बोलें, उसकी मदद से क्या किया, उस हायर डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये वही चीज़ हो गई कि अगर हमें हर वैल्यू पे आइटरेट करना है तो किस तरीके से हम एन पी डॉट एन डी इटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलेगी हमें पांडास के अंदर, ठीक है, देखते हैं उसको वहाँ पे। अच्छा, ट्रांसपोज, जल्दी से क्या होता है ट्रांसपोज, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्या होता है ट्रांसपोज जी। देखें, ये एरे है मेरे पास 5/8 की, 5,8 की, ठीक है। क्या होता है कि जब मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है ना, तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 8 तक इस तरीके से रो वाइज चल रहा है। तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होगा भाई, रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो, या इन अदर वर्ड्स कॉलम को क्या बना दो, रो बना दो। ये मैट्रिक्स का एक ऑपरेशन है, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल सा एक कोड लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एन पी डॉट ट्रांसपोज, ठीक है, एन पी डॉट ट्रांसपोज लिखा और क्या करेंगे, इसके अंदर हम एरे 2 को पास कर देंगे, क्या करेंगे, एरे 2 को इसमें पास कर देंगे। तो ज़रा देखें आउटपुट किस तरह से आ रहा है, जो पहले आपका 1 2 3 इस तरीके से चल रहा था, वो क्या हो गया, रो आपका कॉलम बन गया। बस 1 मिनट, सही है भाई, जल्दी से बताइए, समझ आ रही है। ऊपर देख लें एक मरतबा, मैं एरे 2 को प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है, लेकिन जब ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ आपका, वो वर्टिकली आ गया, मतलब रोज़ क्या हो गई आपकी, कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। वही पूरी रो थी, वो पूरी की पूरी रो क्या बन गई आपकी, देखने ज़रा, कॉलम बन गई है। सिमिलरली सेकंड रो क्या बन चुकी है आपकी, वो भी कॉलम बन चुकी है। तो ये ट्रांसपोज है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का ना एक डिफरेंट तरीका भी होता है, शॉर्टकट है, और ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, एरे 2 नाम दिया, डॉट लगा के सिर्फ टी लिख दिया, देख रहे टी आ रहा है, बस टी लिख दिया, ठीक है। ये भी क्या करेगा, सेम ही काम करेगा, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है इस तरीके से, और दूसरा क्या हो सकता है कि एरे 2 जो भी एरे है उसका क्या करें, नाम दें और उसके आगे डॉट करके टी लगा दें, बस ये आपका ट्रांसपोज हो गया जी। नहीं, ये पूरे पे चलेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है चल पड़े, चूँकि स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझिएगा। अगर हमारे पास इसमें एक्सिस का ऑप्शन है ना, देखें इसमें एक्सिस का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, याद है ना, हमने एक एक्सिस का ऑप्शन जिक्र किया था, एक्सिस की एक वैल्यू 0 होती है, एक और वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आज हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज पूरी उस पर चलेगा एरे पे जी। याद है हमने रोज से कॉलम्स निकाले थे जो हमें चाहिए, हाँ, वो निकालने के बाद हम ये चलाएं तब भी नहीं चले, पॉइंट आपका समझ नहीं पाया। लास्ट टाइम कुछ रोज निकाले, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स निकाल लिए थे जो हमें चाहिए स्लाइसिंग से, हाँ अगर हम वैल्यूज निकालने के बाद हाँ, फिर तो चलेगा ना, फिर तो चलेगा, फिर क्योंकि आपकी वो नई एक एरे बन चुकी होगी ट्रांसफॉर्म होने के बाद, उस पर चलेगा बिल्कुल। अच्छा देखें, तो ट्रांसपोज क्लियर हो गया। ट्रांसपोज में क्या होता है, एक सिंपल ऑपरेशन है, ठीक है, कि हम रो को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं, कॉलम हमारा क्या बन रहा है, देखें 1 9 17 25 33,
ये कॉलम है ना मेरे पास एक तरीके से, ये क्या बन रहा है, रो बन रहा है। देखिए 1 9 17 25 33, तो वाइस वर्सा कुछ भी बोलना है, रो कॉलम में बना कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा देखिए रेविल, आप लोग इसको रेविल बोलें, राविल बोलें या जो भी इसको नाम दें, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसका काम ये है कि किसी भी हायर डायमेंशनल एरे को 1D में कन्वर्ट कर देगा। सही है, हायर डायमेंशनल एरे को क्या करेगा, 1D में कन्वर्ट कर देगा। तो ज़रा देखें, अभी ये जो मैंने एरे बनाई हुई है, एरे 2 डॉट ट्रांसपोज, बल्कि एरे 2 को हम देख लेते हैं। एरे 2 मेरे पास कहाँ गई, ऊपर बनाई हुई है काफ़ी, ये रही। अच्छा मुझे इम्पोर्टेंट बाई भी चलाना पड़ेगा। ये जो एरे लफ्ज़ है, एरे का मतलब मैट्रिक्स ही हमारे यहाँ। देखें एरे लुक्स लाइक मैट्रिक्स, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एरे की। एरे की प्रॉपर्टी सबसे पहली क्या है कि होमोजीनियस डेटा होता है इसमें हमेशा, होमोजीनियस डेटा। अगर इंटीजर्स हैं अंदर तो सब इंटीजर्स, अगर फ्लोट हैं तो सब फ्लोट, ठीक है। अगर वैसे हम स्ट्रिंग पे काम करते नहीं, लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी ये है कि ये पाइथन की जो लिस्ट है ना, उससे बहुत ज़्यादा गुना फास्टर है। अभी हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखें मैं इसको जल्दी से कि भाई रेविल या राविल जो भी आप बोलें, क्या करेगा ये काम, ये हमारी हायर डायमेंशनल एरे को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये 1D में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं ज़रा। तो एरे 2 मेरे पास मौजूद है और एरे 2 कुछ इस तरह की दिख रही है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पर रेविल अप्लाई किया, तो ज़रा देखें क्या किया इसने, उस हायर डायमेंशनल एरे को 1D में कन्वर्ट कर दिया। सही है, बात समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। बस क्या किया मैंने, एरे 2 लिखा, एरे 2 लिखे डॉट रेविल चला दिया, ये मेथड है, ठीक है। एक बात याद रखें, देखें एरे 2 क्या है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है या NP है, सोचिए बताएं। एरे 2 क्या है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है या सिंपल मैं NP का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है ना। देखें एरे 2 मैंने नाम दिया हुआ है, ऊपर क्या किया मैंने, एरे 2 बना के उसको नाम दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या है मेरा, ये एरे 2 ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का, नमपाई क्लास का, ठीक है, नमपाई की क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट पे डॉट करके चला रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके मैं उसके आगे कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो चीज़ मेथड होती है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ऊपर एक और चीज़ यूज़ की थी, ये देखें NP डॉट ट्रांसपोज, यहाँ पे भी मैं डॉट करके यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या उससे पहले यूज़ कर रहा हूँ NP, और NP आपको पता है जैसे हमारे पास एक क्या है, शॉर्टकट है किसका, नमपाई का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस फाइल का रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई नमपाई की फ़ाइल है जिसको मैंने NP बोला हुआ है, तो क्या करो NP में जाओ और ट्रांसपोज को कॉल करो। तो ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। सिमिलरली आप लोग चलो मुझे बताएं, रीशेप क्या होता है, रीशेप फंक्शन होगा या मेथड होगा, रीशेप फंक्शन या मेथड। चलें अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आगे, फिर आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। पहले बताएं, चीज़ क्लियर हो गई। हम क्या करते हैं, एक एरे 3D बना लेते हैं जल्दी से, एक 3 डायमेंशनल एरे बना लेते हैं। मैंने लिखा एरे 3D इक्वल्स टू NP डॉट अरेंज लिखा, ठीक है। नंबर जनरेट करते हैं, लेट से कहाँ से लेके कहाँ तक करें, 1 से लेके करते हैं लेट से 21, 3 3 9 27 तक नंबर जनरेट किए मैंने, ठीक है। 1 से लेके 27 तक मेरे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, सही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा डॉट, पहले काम करें एरे 3D को देख लें। अभी एरे 3D के अंदर क्या है, एक सिंपल सी होगी, एक सिंपल सी एरे बनी है ये, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे बनी है। अच्छा एक और चीज़, 1 डायमेंशनल एरे को ना 1 डायमेंशनल नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है वेक्टर्स, उसको वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। जो उसका प्रॉपर वर्ड है ना वो वेक्टर है, तो याद रखिएगा। 1 से अगर मतलब वेक्टर के अलावा अगर 1 डायमेंशनल के अलावा ऊपर की चीज़ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एरे बोल रहे होते हैं, एरे या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन जो 1 डायमेंशनल है उसके लिए जो ज़्यादातर आपको बुक्स में देखने को मिलेगा ना, वो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अच्छा खैर, मुझे क्या करना है, इसको 3D में ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैंने लिखा डॉट रीशेप, ठीक है। क्या लिखा, डॉट रीशेप। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या बताऊँगा, मुझे 3 चीज़ें बतानी होती है रीशेप के मेथड के अंदर। अच्छा चले मेरे मुँह से निकल गया। देखिए रीशेप क्या है, मेथड है। रीशेप क्या है, मेथड है। क्यों, ज़रा सोच के बताएं। इस पीछे वाली चीज़ की वजह से आपके पास क्या क्रिएट होगा, एक
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। देखें, समझे बात को, याद है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा, जब हम क्लास का नाम कॉल किया करते थे, ठीक है, जब हम क्लास का नाम कॉल किया करते थे तो उसकी वजह से क्या बनता था, एक ऑब्जेक्ट बनता था। सही है, अब जरा समझिएगा, ये np.arrange वैसे तो क्या है, ये एक फंक्शन है, अरेंज क्या है, एक फंक्शन है, चूंकि np करके यूज़ हो रहा है, लेकिन इसको मैंने क्या बोला कि नंबर जनरेट करो, कहाँ से लेके 1 से लेके 28 तक। अच्छा, एक और चीज़, ये जो अरेंज फंक्शन है ये कौन सी फाइल में लिखा हुआ है, numpy की एक फाइल है, उसका नाम ही numpy लिखा हुआ है फाइल का, जिसमें हमारी फाइल का नाम क्या है, लेक्चर 37 38 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है ना, उस फाइल का नाम ही क्या है, numpy है। तुम क्या बोल रहे हैं, numpy की फाइल के अंदर से अरेंज फंक्शन को चलाओ। अब जब ये अरेंज फंक्शन को चलाएगा ना, तो इसकी मदद से अभी आपने देखा ये हमें ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कि मेरे पास लिस्ट है, या ये numpy एरे क्रिएट हो रही है मेरी, ये फंक्शन तो चला रहे हैं हम, समझिए बात को, ये फंक्शन तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इतना इतना हिस्सा, लेकिन इससे जो चीज़ क्रिएट हो रही है वो क्या है, numpy की एक एरे क्रिएट हो रही है, समझ रहे हैं। तो मैं numpy की उस एरे की मदद से आगे अपने रीशेप मेथड को चला रहा हूँ, समझ रहे हैं। या अगर आप चाहें तो इसको एक नेक्स्ट स्टेप में लिखना, आप क्या बोलें कि क्या करो, एरे 3d.reshape यहाँ पे चला दें उसको, सही है। तो देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट की मदद से इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये काम करेगा, लेकिन क्या करना होगा, हमें फिर उसको सेव भी करवाना पड़ेगा। एरे 3D के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से सेव भी करना पड़ेगा कि क्या करो, मेरी जो एरे 3D है उसको रीशेप करो, अभी हम इसकी शेप बताते हैं, और फिर क्या करो, उसको शेप करने के बाद दोबारा से एरे 3D में सेव भी कर दो, एक तरीके से ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, मुझे 3 चीज़ें बतानी होती हैं, क्या होता है, डेप्थ, रो और कॉलम। डेप्थ मैंने बताया था, एक डिस्कस करते हैं, मैं लिखता हूँ 3,3,3, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, देखें मेरे पास जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो सॉरी वो कितने नंबर से 1 से लेकर 27 तक, 27 नंबर ही मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी डेप्थ भी 3 रखी, ठीक है, और इसकी रोज़ और कॉलम को भी क्या रखा मैंने, 3 3 रखा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना नंबर बनेगा टोटल, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 इज़ 27। तो ज़रा पहले देखते हैं कि किस तरीके से दिखती है हमारी ये एरे। देखें डेप्थ में क्या आ गई हमारे पास, हमने बात की थी कि हमारी कितनी 2 डायमेंशनल एरे हैं। देखें ये आपके पास क्या है, इतना पूरा पार्ट देखें मेरा, ये जो हाईलाइटेड है ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल एरे है ये, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल, लेकिन इसकी शेप क्या है, 3x3। समझिएगा बात को, देखें 2 ब्रैकेट्स बने हुए हैं ना, 2 ब्रैकेट्स बने हुए हैं ना, ये क्या है, 2 डायमेंशनल एरे को शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये 2 प्लेन्स पे, एक एक्स प्लेन है, एक वाई प्लेन है, और लेकिन इसकी शेप क्या है, ये 3 और 3x3, हाँ 3x3 की इसकी शेप है कि 3 ही रोज़ है और 3 ही कॉलम्स हैं। अच्छा जब मैंने 3 लिखा था, ये क्या बताता है, डेप्थ बताता है, डेप्थ कि मेरे पास 3x3 की कितनी एरे क्रिएट करो, 3x3 मेरे पास क्या है, रो और कॉलम्स है, इस तरह की कितनी एरे क्रिएट करो, 3 क्रिएट करो, समझ रहे हैं। डेप्थ उस चीज़ को बोल रहे होते हैं। तो देखिए इसने क्या किया, एक एरे क्रिएट करी, फिर दूसरी क्रिएट करी, और फिर इसने तीसरी भी क्रिएट करी, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर लिया। अच्छा अगेन अगर मैं इस पर रेविल चलाऊँ तो क्या होगा, क्या नाम रखा मैंने इसका, एरे 3d.revel, ठीक है, सॉरी। तो क्या किया इसने, अगेन उसको हायर डायमेंशनल एरे को मेरी किस में कन्वर्ट कर दिया, 1D या वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे बात को। तो कितनी ही हाई डायमेंशनल की एरे क्यों ना हो, रेवल चलाएंगे क्या करेगा, वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल 1 डायमेंशनल, ये सिंपल एरे बना देगा आपकी। क्लियर है भाई यहाँ तक। अच्छा लेकिन एक मसला है इसके साथ, क्या मसला है ज़रा देखें जल्दी से। मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये जो मैंने एरे 3D बनाई है, ठीक है, एरे 3D बनाई है ना मैंने, और वो किस तरह से दिख रही है, कुछ इस तरह से आपको दिख रही है, सही है। मैंने उस पर रेविल चलाया और क्या हो गई, वो एक सिंपल, एक फ्लैट, एक स्ट्रेट एरे बन गई, सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम रेविल बनाने के बाद, रेविल चलाने के बाद जो एरे बना रहे हो ना, उसको मेरी एरे 4 बना के सेव कर दो। मतलब उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, एरे 4 का, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। बस मैंने उसको क्या किया, अभी तक इस एरे का कोई नाम नहीं था, मैंने क्या किया, इसको एरे 4 का नाम दे दिया, सही है। चले एग्जीक्यूट किया, और अब अगर मैं दोबारा से एरे 4 को प्रिंट करता हूँ तो बिल्कुल उसी तरीके से दिखेगी जो 1 डायमेंशन में हमने उसको कन्वर्ट किया, वेक्टर बनाया, सही है भाई। अच्छा लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि अगर मैं लिखता हूँ लेट से एरे 4, मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यार शुरू के कुछ नंबर्स को ना मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, 200 से। एक फिक्स नंबर मैंने ले लिया, उसको मैं क्या कर रहा हूँ,
उस फिक्स नंबर की मदद से इन तमाम शुरू के 5 आइटम्स को क्या कर रहा हूँ मैं, रिप्लेस कर रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से बताएं, स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट चलाना पड़ेगा। देखें मुझे 5 तक के आइटम्स उठाने, क्या लिखना होगा, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ना सारा ये, जल्दी से बताएं क्या होगा। 5 तक आइटम्स चाहिए मुझे, क्या लिखूँ मैं, कॉलन और 5 ही लिखूंगा क्योंकि 5 कंसिडर नहीं होगा, 4 तक के कंसिडर होगा और 0 से चलेगा 4 तक के नंबर्स ले आएगा, 4 इंडेक्स तक के नंबर्स ले आएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हमने क्या किया, 5 तक के नंबर्स को हमने स्लाइसिंग करके निकाल लिया। सही है, मैं बोलता हूँ इसको रिप्लेस करो किसके साथ, मैंने यहाँ पे फिक्स नंबर दे दिया 200। ठीक है, तो पाइथन क्या करेगा, उन तमाम नंबर्स की क्या किसको रख देगा, 200 को रख देगा। ठीक है, सारी मतलब बारी बारी 200 को रख देगा इन 5 नंबर्स की जगह। एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया, और क्या किया, प्रिंट कर लेते हैं दोबारा से एरे 4 को। ठीक है, तो भाई देखें क्या हुआ, उसने उसको 200 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक बात सही है, क्लियर है, सिंपल सी चीज़ थी। लेकिन पता है मसला क्या है, अब अगर मैं दोबारा एरे 3D को प्रिंट करूँगा ना, देखें मेरे पास ये जो एरे बनी थी वो किससे बनी थी, एरे 3D से बनाई थी, तो ये सारा चेंज वहाँ भी कर रहा होगा। ठीक है, ये सारा चेंज वहाँ भी कर रहा है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 था ना पहले यहाँ पे हमारे पास, ऊपर देखें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 यहाँ तक के हमारे पास क्या थे, ये नंबर थे। तो उसने क्या किया, हमारे उस चेंज को हमारी ओरिजिनल एरे में भी रेप्लिकेट करवा दिया। समझ रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ज़रा सोच के बताएं जल्दी से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ ली ना आप, तो क्या चल रहा है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है, ये समझिएगा बात को। असल में उसने ना एरे 3D का जो रेफरेंस था उसको उसने क्या किया, कॉपी करा दिया हमारी एरे 4 के अंदर। ठीक है, हमने देखा था ना कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो हमेशा किसी ना किसी रैम की लोकेशन में जाके सेव हो रहा होता है, क्रिएट हो रहा होता है डेटा। ठीक है, तो जब हमने एरे 3D का सॉरी एरे 3D का जहाँ पर डेटा सेव हुआ था ना, वो कोई क्या था, मतलब कोई एक एड्रेस था। ठीक है, तो क्या किया, रेवल मतलब उसने क्या किया, जस्ट हमें सिर्फ दिखाने के लिए उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, वेक्टर में कन्वर्ट किया, लेकिन जो एड्रेस है वो अभी भी कहाँ पर है, वो 3D का ही है, एरे 3D वाले वेरिएबल का ही है। तो उसने क्या किया, उसी को उठा के हमारी एरे 4 में डाल दिया। सही है, समझ रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने एरे 4 में जो जो चेंज किए वो मुझे एरे 3D में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि एक दूसरा मेथड होता है फ्लैटन का, फ्लैटन, अगर वो हमने यूज़ किया ना तो वो सही काम करता है। जी, हम numpy के अंदर जो functions और जो methods हम नॉर्मल पाइथन में चलाते हैं, चला सकते हैं। मतलब जैसे थोड़ी, जैसे कि मान लिया अगर हम अपने अमेरिका में फ्लैटन का चलाना पड़ेगा, हम उसको डीप कॉपी क्यों नहीं कर सकते, किसको, Python। हाँ देखें थोड़ी सी डिफरेंट बिहेव करेगी, नमपाई थोड़ी सी डिफरेंट बिहेव करेगी। देखें नमपाई जो असल में बनी हुई है ना, वो सी लैंग्वेज में बनी हुई है। सबसे पहली बात, नमपाई के अंदर 2 एसेंस बोल सकते हैं, मतलब 2 क्या बोलेंगे, टेस्ट हैं। देखें जो ये इसको डिज़ाइन किया गया है ना, इसका जो कोड किया गया है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। नमपाई जो पूरी लाइब्रेरी क्रिएट की गई है ना, वो किस में की गई है, सी लैंग्वेज में की गई है। ठीक है, इसी वजह से अभी हम देखेंगे बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। अभी कंपैरिजन करेंगे छोटा सा, लेकिन इसके ऊपर एक पाइथन की लेयर लगाई गई है, मतलब जो सिंटैक्स यूज़ हो रहा है वो किसका हो रहा है, पाइथन का हो रहा है। देख रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत लिस्ट और जो हमने देखा हुआ था तकरीबन उसी तरीके से पाइथन वाला काम चल रहा है ना सारा ये तकरीबन। ऑफ कोर्स फंक्शंस के नाम डिफरेंट हैं और डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सिंटैक्स हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पाइथन वाला यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमने पाइथन में सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, वो सब कुछ तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके अलग फंक्शन से अलग मेथड्स इसके डिज़ाइन किए हुए हैं। समझ रहे हैं बात को, हाँ। लेकिन क्या है कि इससे बाहर, नमपाई से बाहर हमने जो जो फंक्शंस पढ़े थे ना, बहुत सारे थे, जैसे सॉर्ट का हो गया, रिवर्स हो गया, सम का हो गया, और भी इसके अलावा हमने जो फंक्शंस पढ़े थे वो यहाँ पे दूसरी फॉर्म में मौजूद है हमारे पास। ठीक है, मतलब काम वही वाला हो रहा होता है, लेकिन क्या उसके नाम डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो कुछ इनमें से देखेंगे आज हम। सही है, अच्छा, तो फ्लैटन की बात कर रहे थे हम, जल्दी से देख लेते हैं फ्लैटन किस तरह काम करेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं वही एरे 3D को दोबारा से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। क्या हो गया, मैं पूरा कोड कॉपी करता हूँ, इसको मैं नई एरे का नाम दे देता हूँ, एरे 3 बोल देता हूँ उसको सिर्फ। ठीक है, एरे अंडरस्कोर 3, और मैं वही चीज़ मैंने क्या किया यहाँ पे एक दूसरे नाम से बना दी। सही है भाई यहाँ तक,
सिंपल वही काम किया, बस मैंने उसका नाम डिफरेंट रख दिया, ठीक है, एरे 3 बोल दिया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, एरे 3 को पहले तो मैं आपको फ्लैटन चला के दिखाता हूँ। एरे 3 लिखा डॉट फ्लैटन, मेथड है हमारा, एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, इसने भी हमारे पास अगेन वही एक वेक्टर बना दिया, इसका सिंपल एक एरे बना दी। सही है, मैं क्या करता हूँ, इस एरे को मैं एरे 5 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ARR5 का नाम दे दिया। सही है, एग्जीक्यूट किया और अगर मैं एरे 5 को प्रिंट करूँगा तो वही वाली चीज़ आएगी जो हमने इसको इसमें सेव करवाई थी। सही है, अच्छा अब की मर्तबा अगर मैं एरे 5 में कुछ चेंज करता हूँ, अब की मर्तबा लेट से मैं एरे 5 में वही ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई क्या करो, एरे 5 में क्या करो, लेट से आगे की कुछ नंबर्स हम रिप्लेस करवाते हैं। लेट्स मैं बोलता हूँ 25 से लेकर एंड तक, क्या लिखा मैंने, 25 इंडेक्स से लेकर एंड तक के नंबर्स ले आओ। तो कौन कौन से नंबर ला रहा है, 26 एंड 27 ला रहा है, मतलब लास्ट के 2 नंबर्स ला रहा है ये। सही है, इसको बोलता हूँ क्या करो, इसको रिप्लेस कर दो हमारे पास 300 से, ठीक है, हो गया वो वाला काम। सही है, अच्छा अब की मर्तबा अगर मैं प्रिंट करूँ ज़रा एरे 5 को तो क्या हो रहा है, वो चेंज हमें यहाँ पे दिख रहा है। सही है, लेकिन अगर यही चेंज मैं जाके चेक करूँ किसके अंदर, नॉर्मल जो हमने बनाई थी ओरिजिनल वाली एरे को, क्या नाम रखा था उसका, एरे _3 नाम रखा था, तो देख रहे हैं कोई चेंज इसने नहीं किया हुआ। मतलब क्या हो रहा है, अब देखें जब शेल और डीप कॉपी की बात कर रहे थे, काम कॉन्सेप्ट उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन क्या थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया। देखें होता क्या है कि अगर आपने रन टाइम पे कुछ चीज़ शो करवानी है ना, तो आप रेबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपने अपनी एरे में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या करना, उसको 1D में कन्वर्ट करके उससे बारी बारी नंबर्स को निकालना है, तो आप रेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई चेंज करना है, अपनी जो न्यू मतलब एक 1 डायमेंशनल एरे आपने बनाई है ना, वेक्टर जो बनाया है सिंपल एरे, अगर आपने उसमें कुछ चीज़ चेंज करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर आपने रेबल यूज़ किया ना तो आपकी क्या होगी, ओरिजिनल वाली एरे भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपको वहाँ फ्लैटन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर सिर्फ जस्ट शो करवाना है, देखना है रेबल, और अगर उसमें कुछ चेंज करवाना है तो फ्लैटन का यूज़ कर लेंगे। तो भाई ये चीज़ क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है, बताएं जल्दी से। विराज भाई पीछे बा, चलें आगे बढ़ते हैं। स्टैकिंग, ठीक है, स्टैकिंग 2 तरह की स्टैकिंग होती है, ठीक है, क्या होती है देखते हैं। स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट फिलहाल ये समझ सकते हैं आप कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कॉम्बिनेशन कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे डेटाबेस के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है, डेटाबेस के हिसाब से इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। नमपाई के हिसाब से हम इसको रो और कॉलम की मदद से समझते हैं, स्टैकिंग को रो और कॉलम की मदद से समझते हैं। तो 2 तरह की स्टैकिंग होती है, कौन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टैकिंग। अब हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से ना यहाँ पे 2 न्यू एरे क्रिएट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ एरे 1 इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, और मैं इसको बोलता हूँ 6। क्या करो, एक एरे बनाओ, उसमें 0 से लेके कहाँ तक के नंबर्स ले आओ, 6 तक के नंबर्स ले आओ, लेकिन 5 तक आएंगे एक्चुअली, है ना, 6 लिखेंगे तो 5 तक आएंगे। और इसको रीशेप कर दो, किसमें भाई, कितने नंबर्स आने वाले हैं मेरे पास, टोटल 6 नंबर आएंगे ना, 0 से लेके 5 मतलब 6 नंबर्स होगा टोटल, तो 6 नंबर्स आने वाले हैं। तो इसको मैं किस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, 3/2 में या 2/3 में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये 1/6 या 6/1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको 2/3 में कर देते हैं। मैंने कहा इसको क्या करो, शेप बतानी है, तो 2,3, इसको मैंने ये शेप दे दी और एक मतलब प्रिंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 रोज और 3 कॉलम में बना के ले आया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसी के साथ एक और एरे बनाता हूँ, इसको मैं एरे 2 का नाम दे देता हूँ, और मैं बोलता हूँ क्या करो, 6 से चलो और कहाँ तक के नंबर्स लाओ, 12 मतलब 11 तक के नंबर्स ले आओ। तो अगेन ये क्या है, नंबर्स ये वाले भी 6 ही ला रहा है, और इसको भी मैंने क्या बोल दिया, 2,3 में इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। सही है भाई, यहाँ तक प्रिंट कर लेते हैं एक मरतबा। हाँ एरे 2 एग्जीक्यूट, अच्छा इसको एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे पास 2/3 की 2 एरेज यहाँ पर आ चुकी हैं। सही है, अब ज़रा हम इस पर हॉरिजॉन्टल स्टैक का मेथड चलाते हैं, फंक्शन चलाते हैं, सॉरी। मैंने लिखा np डॉट एच स्टैक, ठीक है, एच स्टैक लिखा, और मैं क्या करूँगा इसके अंदर अपनी
वो तमाम एरेज में पास कर दूंगा। तो अभी मैंने कौन कौन सी बनाई है, एरे 1 और एरे 2 बनाई है, इसको मैंने पास कर दिया। सही है। अच्छा, अब पहले इसका आउटपुट देखिएगा, फिर इस पे बात करते हैं कि किस तरीके से आउटपुट लेकर आ रहा है। वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, 2 वर गिवन। ठीक है, क्या मसला है, ज़रा जल्दी से बताएं क्या मसला आ रहा है। दो है के पास में एक है। हाँ भाई, ज़रा सोचें इस पर क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। सोल्यूशन आप लोगों को पता ही है। नहीं 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 नहीं, सोचें। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट तो बन के जाता है। देखें, मसला ये है कि इसको अगर मैं एक ब्रैकेट बंद कर दूंगा ना, मसला हल। तो कहाँ पे चलेगा? हाँ, ये बताया था ना, ये मसले करता है, कभी कहीं करता है और कभी नहीं होता। मतलब सॉरी, मतलब कहने का ये कि किसी फंक्शन में ना ये हमें इस तरह से अंदर एक और फर्दर ब्रैकेट बना के देना पड़ता है। ठीक है, और कुछ फंक्शंस के अंदर वो डायरेक्ट चल जाता है। अब देखें, जैसे यहाँ पे रीशेप में मैंने क्या किया, मैंने 2 ही नंबर दिए ना इसको, 2,3। एक अलग से एक्स्ट्रा ब्रैकेट तो नहीं बनाए ना, ये चल गया, लेकिन एच स्टेक यहाँ पे नहीं चल रहा, तो हमें देना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और देखें ज़रा, मैंने क्या बोला था, इसको हॉरिजॉन्टली स्टेक करो। ठीक है, अब देखें हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं ज़रा। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस रो वाइज काम हो रहा है ना, एक्स हॉरिजॉन्टल मतलब रो की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि numpy की फाइल में जाओ और एच स्टेक के फंक्शन को कॉल करो और क्या करो, उस फंक्शन की मदद से मेरी एरे 1 और एरे 2 को किस तरह कंबाइन करो, किस तरह उनको मर्ज करो, हॉरिजॉन्टली मर्ज करो या रो वाइज मर्ज करो। ये समझिएगा यार, इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या करो, रो वाइज मर्ज करो। मर्ज हो रहा है, ये समम नहीं हो रहा, सही है, मर्ज हो रहा है या कंबाइन हो रहा है, एक तरीके से स्टेकिंग हो रही है, जिसको यहाँ पे numpy की लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो मेरे पास एरे 1 में क्या क्या मौजूद था, 0 1 2 था, सही है, ये आपकी फर्स्ट रो है। और एरे 2 की फर्स्ट रो क्या हमारे पास 6 7 8 है। तो क्या हुआ, 0 1 2 6 7 8, देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट रोज हैं, ये दोनों डिफरेंट रोज उठी और क्या हो गई, एक न्यू रो बन गई। ये सारी दोनों रोज इसमें कंबाइन हो गई, इन दोनों रोज की वैल्यूज क्या हो गई, कंबाइन हो गई। समझ रहे हैं भाई बात को, जल्दी से बताएं, समझ आ रही है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली स्टेकिंग हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है कि हम रो वाइज क्या कर रहे हैं, एरेज को मर्ज कर रहे हैं। अब आप भले चाहें इसको भले कितनी ही एरेज दे दें, यहाँ पे एरे 3 पास कर दें, एरे 4 पास कर दें, सबको क्या करेगा, ये कंबाइन कर देगा। सही है। अच्छा, वर्टिकल स्टेकिंग में क्या होने वाला है, इसका ऑपोजिट होने वाला है। क्या होने वाला है, इसका ऑपोजिट। तो कोई बताएगा क्या, किस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा मुझे। 0369 के साथ आ जाएगा कॉलम वाइज, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट के साथ कंबाइन हुई सेकंड में। हाँ, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम जो है पहले वाले का दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम के साथ कंबाइन होगा। थोड़ा सा सोचें। 0369 वर्टिकल में आएगा, 0369 वर्टिकल। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, वर्टिकली हम करेंगे ना, तो क्या होगा, अब कॉलम उठेंगे। मेरी एरे 1 का फर्स्ट कॉलम क्या है भाई, 0 और 3। एरे 1 का फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 और 3। एरे 2 का फर्स्ट कॉलम क्या है, 6 और 9। तो अब ये इस तरीके से कंबाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और क्या हुआ, 0 3 6 9 1 4 7 10 एंड सो ऑन। क्या हुआ, इस तरीके से ये हमारे पास वर्टिकली कंबाइन हो गए। ठीक है, आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें इस चीज़ की, सिंपल सा फंक्शन था। आगे बढ़ते हैं, और स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग ये ऑपोजिट है किसका, स्टेकिंग का। स्टेकिंग में क्या किया था हमने, कंबाइन किया था। स्प्लिट में क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सेपरेट कर रहे होंगे। सही है, तो हम एक काम करते हैं, न्यू एरे बना लेते हैं इसके लिए भी, और बड़ी एरे चाहिए होगी हमें अब इसके लिए। मैं बोलता हूँ एरे 3 इक्वल्स टू क्या लिखूँ भाई, एन पी डॉट ए रेंज, और नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के चाहिए, लेट से 1 से लेके 21 तक। ठीक है, और इसको रिशेप कर लेते हैं हम, 21 आ रहे हैं ना, तो मैं बोलता हूँ 3,7, 3 रोज और 7 कॉलम्स। या हम इसको थोड़ा सा इवन कर लेते हैं, इवन करते हैं। मैं असल में स्टेकिंग स्प्लिट्स बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से काम करेगा। 3 × 24, तो मैं इसको कर देता हूँ 25। ठीक है, तो
तो ज़रा देखें क्या हुआ, मेरे पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स आ गए, 8 कॉलम्स आ गए। सही है। अब ज़रा देखिएगा, हॉरिजॉन्टली इसको स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करते हैं। तो क्या लिखूँगा मैं, वही np.h स्प्लिट। ठीक है, np.h स्प्लिट। और मैंने इसको क्या पास करना है, सबसे पहले एरे पास करनी है। एरे का नाम क्या है मेरी, एरे 3। अच्छा, अब पता है क्या पूछेगा मुझसे, कॉमा क्या बोल रहा है, इंडिसेस और सेक्शन। अब ये बताओ कि भाई आपने जो मुझे एरे दिए ना, इसको कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना चाह रहे हो, कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना चाह रहे हो, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ज़रा सोच के बताएं, मेरे पास कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, 8 कॉलम्स है ना, तो मैं इसको कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ मैक्सिमम जी। हाँ भाई, देखें पहले हम इसको सिंपल 2 में करते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 2 में किया। 12 क्यों, अभी तो हमने 2 में स्प्लिट करके हमारे पास टोटल 24 वैल्यूज। हाँ लेकिन समझे बात को, हाँ वो आपकी बात सही है, समझिए आप क्या बोल रहे हैं, सही है। ठीक है, मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास ना, समझिएगा 1 2 3 4 मतलब इतना पार्ट जो है ना एरे का, अब ये बार वो सिलेक्ट हो जाएगा, समझिएगा 1 2 3 4 मतलब इतना जो पोर्शन है ना, ये जो मेरा कर्सर है, इस कर्सर है, इसके लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक अलग एरे बन जाएगा, और इसके आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक न्यू एरे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम किस तरह स्प्लिट कर रहे हैं, रो वाइज को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, रो में मूव करते हुए हम क्या बोल रहे हैं इसको, हमारी इस एरे को कितने पार्ट में स्प्लिट कर दो, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। सही है, तो ज़रा देखें आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 और ये वाला पार्ट एक अलग पार्ट बन गया, एक अलग एरे बन गया, और इसके आगे वाला पार्ट क्या हो गया, एक अलग एरे इसने हमें बना दिया। सही है, क्लियर हो रही है बात, ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हुआ है, समझिएगा बात को जी। अच्छा, हमने कंबाइन में मिनिमम 2 एरेज का इस्तेमाल किया, इसमें हम सिंगल ही इस्तेमाल करें, क्या चीज़ समझ हमने लिया, 2 एरेज का इस्तेमाल किया कंबाइन करने के लिए, 2 अलग अलग एरेज का। हाँ हाँ स्प्लिट में हम सिर्फ सिंगल का इस्तेमाल करें। हाँ, वो इसलिए चूँकि आपने देखें उन 2 को कंबाइन किया तो कितनी एरे बनी है आपकी, एक बन गई ना, नहीं 2 को कंबाइन किया, 2 करें 3 करें, एक बन गई ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसी एक एरे का यूज़ करते हुए उसको फर्दर इस पर स्प्लिटिंग वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, भले जितने रखें आप, हाँ ये आप 3 रख दें, 10 रख दें, 100 रख दें, ये सब पे काम करेगा और सबको उसी तरह से कंबाइन कर देगा। ठीक है, तो भाई ये चीज़ क्लियर है हॉरिजॉन्टली वाली, कि इसने क्या किया, रो में रहते हुए इसको स्प्लिट कर दिया। सही। अच्छा, वर्टिकल में किस तरीके से काम करेगा, ये क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से बताएं। वी स्प्लिट लिखूंगा वर्टिकल के लिए। ठीक है, एरे 3 पास किया इसको मैंने। अब मैं इसको कितने मैक्सिमम कितनी वर्टिकल स्प्लिट कर सकता हूँ इसके में, नहीं, अब सोचें वर्टिकल स्प्लिट का मतलब क्या है, देखें इसको समझें। ये एरे है हमारी, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। सही है, कॉलम्स इसमें डिफरेंट है। वर्टिकल का मतलब क्या है, क्या आपका ये वाला पार्ट पूरा उठेगा, ठीक है, एक पार्ट बनेगा इसका, यह आपका दूसरा वर्टिकल पार्ट बन सकता है और ये आपका तीसरा वर्टिकल पार्ट बन सकता है। हाँ, नहीं कॉलम नहीं, समझे, मतलब सही है, कॉलम वाइज तो हो रहा है स्प्लिट ये, लेकिन सिंगल वैल्यू क्यों होगी, जब ऊपर वाला कंप्लीट पार्ट उठ जाएगा। लेकिन रो में तो ज़्यादा वैल्यूज है ना आपके पास। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कंप्लीट रो उठेगी, कॉलम उसमें अलग है। हाँ ठीक है, देखिए पहले आउटपुट देखें ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो। इसको मैंने फिलहाल बोल दिया 3, ठीक है, तो ज़रा देखें क्या हुआ, इसने पूरा जो हमारी एक रो थी उसको पूरा स्प्लिट कर दिया, पूरा उठा लिया। अब ये थोड़ा ना कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग है। आप बोल रहे होंगे हम वर्टिकल चला रहे हैं तो मतलब ये रो उठा रहा है, रो उठाई ना इसने, वर्टिकल स्प्लिट चलाने पे इसने रो उठाई। जब ऊपर हम इस पर हॉरिजॉन्टल चला रहे थे तो किस तरह काम कर रहा था, ये कॉलम मतलब आधे कॉलम को लेफ्ट पे छोड़ता, आधे कॉलम को वहाँ छोड़ देता। ये कन्फ्यूजिंग है, तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्टिकल के अंदर ना किस तरह कर रही है, ये पूरी रो पे काम कर रहा है फिर ये, ठीक है, पूरी रोज पर ये काम कर रहा है और पूरी रोज उठा के क्या करेगा, आपको ये स्प्लिट कर देगा। अब समझे इस बात को कि हमारे पास ये जो रो है, ठीक है,
इसको पूरा उठाएगा ये, तो उठते हुए इसकी मूवमेंट किस तरह की होगी, वर्टिकल मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह हिंट समझ लें कि क्या होगा, ये आपका वर्टिकल इस तरह से स्प्लिट होगा। लेकिन जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल स्प्लिट देखा, हॉरिजॉन्टल में क्या था, एक कॉलम ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ठीक है, 8 कॉलम्स हमारे पास टोटल। तो जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना चाहा, जब मैंने इस पर एच पे स्प्लिट चलाया, तो क्या हमने क्या दिया था, 2 इसको टुकड़ों में तोड़ा था, 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया था ना। तो समझिएगा, हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करो, रो वाइज इसको स्प्लिट करो, सही है। तो क्या करेगा ये हमारे पास चलेगा तो उसी तरीके से रो वाइज, ये रोज़ ना हमारी यहाँ पे ये कुछ रोज़ बनी हुई थी हमारे पास, तो ये मूव करता हुआ आएगा और क्या करेगा, जब इसको पता चलेगा कि यार इतनी रोज़ मेरे पास क्या है, लेफ्ट पर रहनी चाहिए, ठीक है, और इतनी रोज़ क्या होनी चाहिए, राइट पर रहनी चाहिए। क्यों इतनी रोज़ क्यों सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कितना बोला हुआ है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। कितनी पार्ट्स में स्प्लिट करो, 2 में। अगर मैंने इसको 4 बोल दिया तो फिर क्या करता ये, फिर ये इतना पार्ट एक एरे बनाता, इतनी पार्ट का एक दूसरी एरे बनाता, यह आपका 3rd एरे होता और ये क्या होता आपका 4th एरे बना देता, ठीक है। तो देखने एक मरतबा किस तरीके से दिखेगा इसका आउटपुट। क्या किया इसने, 2 के लिहाज से इसने हमारे पास डिफरेंट एरेज बना दी, ठीक है भाई। एप्लीकेशन क्या है आगे इसको डिस्कस करेंगे पांडास वगैरह के अंदर और इसमें मशीन लर्निंग के अंदर। अभी बताएं थोड़ा सा क्लियर हो गया किस तरीके से काम होगा। चलें अब वो आ गया फाइनली कि स्पीड कंपैरिजन किस तरीके से हम देख सकते हैं। एक काम करते हैं पहले हम जल्दी से, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज 100,000। क्या नंबर है ये, 1 लाख, ठीक है। इसको 10 लाख कर दिया मैंने, ठीक है। और क्या किया मैंने, आई को यहाँ पर रख दिया। सिमिलरली एक और मैंने लिस्ट बनाई, इसको मैंने नाम दिया लिस्ट 2 का, और यहाँ से मैंने आगे नंबर चलाया कहाँ तक, 20 लाख तक। 20 लाख बना ये यूनिट, ठीक है भाई, ये 20 लाख बन गया। तो एक लिस्ट बनाई मैंने, उसमें कितने कहाँ से कहाँ तक नंबर्स को सेव करवाया, 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक, ठीक है। और सेकंड लिस्ट के अंदर 10 लाख से फर्दर मैंने 20 लाख तक इसको मैंने इसमें नंबर्स को जनरेट करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम ना, एक हमारे पास एक टाइम की लाइब्रेरी होती है हमारे पास, या फाइल होती है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा इंपोर्ट टाइम, क्या किया, टाइम को इंपोर्ट कर लिया। और मैं पता है क्या करना चाह रहा हूँ, मैं असल में ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ना इनके नंबर्स को सम करूँगा। मतलब मैं क्या करूँगा, बारी बारी L1 से पहला नंबर उठाऊँगा, L2 से पहला नंबर उठाऊँगा, उसको सम करूँगा, फिर L1 का सेकंड नंबर उठाऊँगा, L2 का सेकंड नंबर उठाऊँगा, उसको सम करूँगा। समझ रहे बात को। तो L1 का पहला नंबर क्या उठेगा भाई, 0 आएगा, जबकि L2 का पहला नंबर क्या उठेगा, 1 मिलियन, 10 लाख ही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि स्टार्ट वहाँ से हो रहा है, तो प्लस होगा 10 लाख ही आ जाएगा वो। सिमिलरली नेक्स्ट होगा L1 में 1 और L2 के अंदर क्या होगा 10 लाख एंड 1, सही है। इनको सम कर लूँगा मैं, इस तरह करके मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, सही है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए मैं क्या करता हूँ, इसको एक न्यू लिस्ट में भी अपेंड करवा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको टोटल की एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, सम करने के बाद आंसर को क्या करूँगा, इसमें अपेंड करवा दूँगा, सही है। अच्छा कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं लिखता हूँ इसको टाइम डॉट टाइम से स्टार्ट होगा हमारा ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिटर्न द करंट टाइम इन सेकेंड्स। क्या करेगा ये, सेकेंड्स में हम करंट टाइम दे देगा, और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टार्ट का, कि भाई यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है वाली चीज़, सही है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप चलाना पड़ेगा एक, ज़रा देखिएगा ज़रा इसको जल्दी से। क्या करना पड़ेगा, मुझे बारी बारी दोनों आइटम से निकालने के लिए डेटा को लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर आई इन L1, क्या करो L1 पर लूप चलाओ मेरे, ठीक है। तो L1 से क्या क्या डेटा मिलने वाला है इसको, 0 से लेके
1 मिलियन से एक नंबर कम तक का नंबर मुझे मिलने वाला है, समझ रहे बात को। और ये जो नंबर मिलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको इंडेक्सिस या इंडिसेस कंसिडर कर सकता हूँ। किस लिहाज से, अपनी L2 से डेटा को निकालने के लिए। कि भाई बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं L1 के जो वैल्यूज़ है ना 0 से लेके 1 मिलियन से एक नंबर कम तक, इन नंबर्स को निकालूंगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, मतलब एक के बाद एक न्यू नंबर, एक के बाद फिर एक न्यू नंबर आ रहा है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 मिलियन से एक नंबर कम तक के नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, उन नंबर्स को बारी बारी यूज़ करूंगा और मैं इस L2 से उन इंडिसेस के बिहाफ पे डेटा निकालूंगा, ठीक है। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। L2 है मेरे पास, या इसको L3 बोलता हूँ, इक्वल्स टू, रैंडम लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर आई इन L3, ठीक है। तो आई में क्या मिलेगा मुझे, अभी जल्दी से बताएं, आई में क्या मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे या इंडिसेस मिलेंगे, इंडेक्सेस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इंडेक्स की हमेशा इंडिसेस होता है। जल्दी से बताएं क्या मिलेगा, हाँ आइटम्स, देखें डेटा मिलेगा, डेटा मिलेगा, इंडेक्सेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। 234 354 45 234 मुझे ये मिल गया, सही है। लेकिन इसको मैं एक तरीके से और भी चला सकता था, मैं क्या बोलता, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेंथ, क्या किया मैंने कहा भाई चलो, मैंने कहा लूप को चलाओ, कितनी मरतबा, जितनी मरतबा, मतलब जितनी उस क्या है, उस L3 की लेंथ है। L3 की लेंथ बताए कितनी है, 1 2 3 4 है, 4, ठीक है, 4 लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ L3 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर 4 आएगा, इस पूरी जगह 4 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हम रेंज के अंदर सिंपल नंबर लिखें तो वो कहाँ से चलने स्टार्ट करता है, 0 से चलेगा, कहाँ तक आएगा, 3 तक आएगा, सही है। अच्छा, तो मुझे एक तरीके से इंडिसेस मिल रहे हैं, मुझे इंडेक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, L3, और मैंने यहाँ पे लिख दिया I, कि क्या करो, मेरे L3 में से वो जो इंडेक्स आ रहा है ना, उस इंडेक्स से जाके नंबर लेकर आओ। ये इंडेक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम असल में। तो पहली मरतबा लूप चलेगा, आई में क्या वैल्यू आएगी, 0। और मैंने क्या बोला अगली लाइन पे कि क्या करो, L3 में जाओ, 0 इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको ले आओ। तो क्या मिलेगा मुझे, 234 मिलेगा। दोबारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, मैंने सॉरी 1 होगी, मैंने बोला 1 पे जाओ, L3 में जाओ, 1 इंडेक्स पे और डेटा ले आओ। तो फिर क्या मिलाएगा, 354। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से मैंने वही चीज़ एक दूसरे कॉन्सेप्ट की मदद से लिख दी, सही है। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है, क्योंकि मुझे ना उस इंडेक्स की मदद से उसी लिस्ट 1 से उस इंडेक्स का नंबर उठाना है और लिस्ट 2 से भी उसी इंडेक्स का नंबर उठाना है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई लेट से लिस्ट 1 से अगर मैंने 10 इंडेक्स से नंबर उठाया तो लिस्ट 2 से भी क्या करना चाह रहा हूँ, 10 ही इंडेक्स से नंबर उठाऊँ। हाँ, मतलब दोनों जो लिस्ट है ना उनके सेम इंडेक्सेस का डेटा उठाऊं और उसको सम करूं। समझ रहे मेरी बात को, मैं ये वाला काम इस वजह से करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन L1, अब आपको पता है कि आई के अंदर 0 से लेके कहाँ तक के नंबर्स मिलने वाले हैं, वही 1 मिलियन से एक नंबर कम तक के नंबर्स मिलेंगे। तो मैंने आगे बोला क्या करो यार, L1 से जाओ, उस इंडेक्स में से डेटा लेकर आओ। मतलब वो जो इंडेक्स मैंने तुम्हें पास किया उस इंडेक्स में जाके L1 से डेटा लेकर आओ और प्लस करो, और फिर क्या करो, L2 से भी क्या करो, उसी इंडेक्स से जाके डेटा ले आओ। ये समझ रहे नहीं समझ रहे, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब सेम इंडेक्स मेरे पास नंबर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अगर ये 0 इंडेक्स है, यहाँ पे नंबर ला रहा है तो इसका भी क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा। अगर इसका 10th इंडेक्स है तो इसका भी क्या होगा, 10th इंडेक्स होगा। और मैंने प्लस करवा दिया, अब तो प्लस करेगा ना भाई ये, क्योंकि अंदर से नंबर्स निकल के आ रहे हैं तो प्लस अब करेगा ये। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला, भाई ये जो प्लस कर रहे हो ना इसको क्या करो, अपेंड करा दो मेरी टोटल के अंदर। तो मैंने लिखा टोटल डॉट अपेंड कर दिया, सही है। यहाँ तक मसला मतलब कोड समझ आ रहा है, यहाँ तक का क्या किया है, ठीक है। तो सम होता रहेगा और किस में सेव होता रहेगा, मेरे पास टोटल के अंदर सेव होता रहेगा। अच्छा, फाइनली हम क्या करेंगे, जब हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा ना, हम क्या बोलेंगे कि प्रिंट कर दो अब टाइम को। तो हम क्या बोलेंगे, टाइम डॉट टाइम,
करंट टाइम देखेंगे ना, जब हमने स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे टाइम कुछ और हो रहा होगा, समझ रहे हैं? और जब यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर रहे होंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा। तो हम इसको माइनस कर देंगे स्टार्ट कि क्या करो, मैंने जो स्टार्ट में टाइम को सेव किया था ना, क्या करो मेरे करंट टाइम में से उस टाइम को माइनस कर दो। तो एक तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन मिल जाएगा कि मेरा ये वाला ऑपरेशन कितनी देर के लिए चला, मुझे वो ड्यूरेशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं जीरो से नहीं, जी? स्टार्ट जीरो से नहीं। देखें एक काम करते हैं हम ना, इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं, ज़रा देखें स्टार्ट में आपको टाइम मिलता है किस तरीके से। स्टार्ट प्रिंट करता हूँ तो क्या दिखा रहा है ये आपको, या आपको करंट जो टाइम चल रहा है ना उसको सेकंड्स में दिखा रहा है। ये दिखाया था ना वो क्या दिखा रहा था मुझे, क्या इसकी डॉक स्ट्रिंग आई थी, रिटर्न द करंट टाइम इन सेकंड्स। करंट टाइम जो चल रहा है ना वो क्या हो रहा है, हमारा टाइम 9:30 हो रहा है। तो 9:30 को इसने, ये 24 आवर्स के हिसाब से चलता है पहली बात तो ये, ठीक है। तो उसने 24 आवर्स के हिसाब से 9 को कन्वर्ट किया, ठीक है। क्या हो रहा होगा फिर से 21:30 हो रहे हैं, सही है। और क्या किया, उस पूरे टाइम को इसने सेकंड्स में कन्वर्ट करके हमें ये आंसर दिखा दिया, सही है। तो जब ये ऑपरेशन एंड हो रहा होगा हमारा, फिर अगली लाइन पे जाएगा तो उस टाइम पे क्या मेरे पास टाइम सेम होगा, ये आगे बढ़ चुका होगा, टाइम आगे बढ़ चुका होगा। और हमें पता है कि इस चीज़ की वजह से मुझे यहाँ पे ये एक न्यू वैल्यू मिल रही होगी, सही है। तो मैंने क्या बोला, जो न्यू वैल्यू मिल रही है ना उसको मेरी प्रीवियस वैल्यू से माइनस करो और मुझे ड्यूरेशन बताओ कि कितनी सेकंड्स के लिए या कितने टाइम के लिए मेरा ये काम चला, सही है यहाँ तक। तो एग्जीक्यूट करते हैं आप अपने इस पार्ट को और देखें ज़रा कितना आ रहा है भाई, 0.1161, ठीक है। ये हमारे पास इसका ड्यूरेशन आ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड से कम ही आ रहा है ये, ऐसे ही है ना भाई, सेकंड्स में टाइम दे रहा है। अगर 1 सेकंड होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, अब यही काम ना हम करते हैं किससे, नमपाई की मदद से। अच्छा नमपाई में क्या करना पड़ेगा हमें पता है कि हम आराम से नंबर जनरेट कर सकते हैं np.arrange की मदद से। तो अगेन मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको एरे क्या बोलूँ, एरे 6 बोल दूँ। एरे 6 इक्वल्स टू np.arrange और यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई मैं, वो 1 मिलियन लिख दूँगा। कितना हो गया ये, 1 लाख, एक और 0 बढ़ाया, ये क्या हो गया मेरे पास 1 मिलियन हो गया, ठीक है। अच्छा एक और एरे बनानी है, इसको मैं एरे 7 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं बोलूँगा 1 मिलियन से आगे जाओ, कहाँ तक, 2 मिलियन तक, ठीक है भाई। 2 मिलियन तक ये आंसर आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, इनको सम करना है, इनको भी क्या करना है, इनको भी हमने सम करना है। तो अगेन वही करूँगा मैं, सम करने से पहले मैं अपना स्टार्ट टाइम लगाऊंगा, सही है। और अच्छा अच्छी बात क्या है, नमपाई के अंदर डायरेक्ट कर रहे होते हैं, लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो क्या लिखूँ, अगर मैं लिखता हूँ सिंपल एरे 6 प्लस एरे 7 और लेट से इसको मैं न्यू एरे में सम कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ टोटल का ही वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ दोबारा से लिख देता हूँ इस जगह, सही है भाई। यहाँ तक हमें इसमें लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। क्या किया उसने, और कम टाइम लेकर आया ये, ठीक है, उससे भी कम टाइम लेकर आया है, सही है। अब एक काम करते हैं, मैं ना डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। किसको डिवाइड करता हूँ, मैं लिखता हूँ 0.11, ये कौन सा वाला टाइम है भाई मेरा, ये 0.116, ये कौन सा टाइम है, ये पाइथन लिस्ट का टाइम है। 0.116 लिखा, इसको डिवाइड कर देता हूँ नमपाई वाले टाइम से, 0.01147, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हैं तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ 4 तक का ले लेता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या आंसर आ रहा है 10। मतलब क्या हुआ इसका, देखें ये टाइम कौन सा था, ये पाइथन लिस्ट का था और ये मेरा नमपाई का था। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि भाई हमारे पास जो पाइथन की लिस्ट है ना वो 10 टाइम्स हाँ स्लोअर है,
पाइथन की लिस्ट, पाइथन की लिस्ट 10 टाइम्स स्लो है किससे, numpy से, ये मतलब बनेगा। ये कांस्टेंट हमने पढ़ा था मतलब प्रीवियस क्लासेस के अंदर, अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब मैट्रिक और हम 9 मैट्रिक पढ़ा करते थे ना, एक कांस्टेंट हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि हम एक वैल्यू को डिवाइड करते थे किससे, दूसरी वैल्यू के साथ, और हमें क्या मिलती थी, एक फाइनल वैल्यू मिल जाती थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पाइथन की लिस्ट थी ना, मैं PL लिख रहा हूँ उसको, पाइथन की लिस्ट थी, उसका टाइम कितना आया था हमारे पास 0.116 आया था, और जो numpy की एरे थी, उस numpy की एरे का कितना टाइम आया 0.0114 आया। जब इनको डिवाइड किया तो आंसर में क्या मिला 10 पॉइंट समथिंग मिला, 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि भाई देखें, ये P है ना पाइथन की लिस्ट, पाइथन लिस्ट इक्वल्स टू पाइथन लिस्ट ओवर क्या है numpy एरे, ठीक है। और क्या आंसर मिला यहाँ पे 10.1। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल हो रहा है, समझिएगा बात को। लेकिन पाइथन की लिस्ट ऊपर थी, नीचे कौन था, numpy एरे था। इनको जब डिवाइड करवाएंगे आंसर को मुझे कांस्टेंट क्या मिला है 10.1 मिल गया। अगर मैं numpy एरे को वहाँ पे भिजवा दूँ, क्या होगा, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाइथन लिस्ट इक्वल्स टू क्या हो गया 10.1 टाइम्स ऑफ numpy एरे। तो ये स्लोवर है, मतलब पाइथन लिस्ट 10.1 टाइम्स स्लोवर है किसके, numpy एरे से, समझ रहे हैं। तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है ये, जब हम बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं ना, GBs के डेटा सेट पे, तो numpy इतना एफिशिएंटली काम करता है जो पाइथन हमारा नॉर्मली काम नहीं कर सकता। सही है, समझ रहे हैं। और एक और चीज़ कि numpy ने जो स्पेस ली होगी ना, वो भी कम ऑक्यूपाई की होगी, जो स्पेस ली होगी ना, वो भी क्या होगी, कम ऑक्यूपाई की होगी कंपेयर टू लिस्ट। अब ऐसा क्यों है, समझिएगा। मैं इसका एक रीज़न पढ़ रहा था सुबह आते हुए कि numpy के अंदर ना हमने पता है कि डेटा किस तरह का होता है, हमारा होमोजीनियस डेटा होता है। अभी मैं बात कर रहा था ना इसकी, क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस डेटा होता है, सही है। लिस्ट के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस डेटा होता है। होमोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है यूजुअली हेट्रोजीनियस डेटा होता है, उसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, बूलियन भी है, पत्नी और कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस है ना, इसकी वजह से क्या होता है, लिस्ट स्लो हो जाती है, इसकी वजह से क्या होती है, लिस्ट हमारी स्लो हो जाती है। तो numpy के अंदर हमारा जो डेटा की क्या बोलेंगे, जो एक क्या वर्ड है, मुझे नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी है, हाँ, जो डेटा की कंसिस्टेंसी रहती है। अगर इंटीजर है तो फिर क्या सबके सब इंटीजर है, फ्लोट है तो सबके सब फ्लोट है, सही है। तो करता क्या है numpy, वो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट जरा माइंड में लाएं कि जब ये numpy हमारी रैम में जाके डेटा को स्टोर कर रहा होगा ना, तो क्या है, वो एक स्पेस के अंदर ही क्या करता है, तमाम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ बना लेता है, एक छोटी सी स्पेस को एलोकेट करता है, और जितना भी डेटा होता है ना, सबको कहाँ सेव करता है, वो इसी एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर उस डेटा को सेव कर रहा होता है। जबकि लिस्ट क्या करता है, लिस्ट बैकएंड पे क्या करता है, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स होने की वजह से ना, कुछ डेटा यहाँ पे सेव कर रहा होगा, कुछ डेटा यहाँ पे सेव कर रहा होगा, कुछ डेटा यहाँ पे सेव कर रहा होगा, समझ रहे हैं। तो जब इससे डेटा निकालने जाएंगे ना, तो इसको निकालने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये मेरी बात समझ रहे हैं। अगर अभी अपनी वाली एग्जाम्पल से समझें कि मैंने जो 0 से लेके 1 मिलियन तक के नंबर्स मैंने स्टोर करवाए, ये सारे के सारे रैम में ना स्केटर्ड लोकेशन से पड़े हुए, डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हुए। मेरी बात समझ रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से पड़े हुए ये सारे नंबर्स, ठीक है। लेकिन numpy ने क्या किया, उन तमाम नंबर्स को एक ही जगह जाकर एलोकेट करवा दिया स्पेस में, मतलब अपने पास स्टोर करवा लिया, ठीक है। तो बैक एंड पे ये इसका रीज़न होता है कि numpy इस वजह से फास्टर है और पाइथन इस वजह से स्लोवर है। तो थोड़ा वो समझ आया किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। हाँ भाई जल्दी बताएं, मुझे लग रहा है मतलब बोरिंग हो रही है आज की क्लास। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आ रहा, वरना पीछे से चलो सर तो हिल रहा होता था एटलीस्ट। जी भाई विराट भाई, चलें खैर आगे बढ़ते हैं। चलें, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो गया है। काम क्या करना है हमने, हमारे पास एक एरे 3 बनी हुई है, मेरे ख्याल में एरे 3 है, और एरे 5 भी बनाई थी हमने शायद, नहीं एरे 5 नहीं, बड़ी वाली एरे कौन सी बनाई थी हमने, नाम याद है किसी को? टू डी की बात कर रहा हूँ, हाँ ये एरे 2 है हमारे पास।
लेकिन ये ओवरराइड हो गई होगी, दोबारा बना रहे थे। चलें यार, एरे हम इसको नाम देते हैं 8 का इक्वल्स टू np डॉट, क्या लिखूँगा, ए रेंज, और बड़ी एरे बनानी है ना 40, मैं लिखता हूँ 1 से लेके 41, और इसको रीशेप करते हैं हम वही 8,5 में करते हैं। अगर एक मुझे एक चीज़ समझानी है, 8,5 में किया रीशेप और प्रिंट कर लिया इसको एरे 8, ठीक है भाई, ये एरे आ गई जिसमें 8 रोज और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखें मुझे कौन कौन से कॉलम्स निकालने हैं, मुझे ये कुछ कॉलम्स निकालने हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या करना होगा, अब ज़रा सोचें, मुझे क्या करना है, सेकंड कॉलम निकालना है, ठीक है, थर्ड कॉलम निकालना है, और सॉरी रो निकालनी है, सेकंड निकालनी है, रो थर्ड निकालनी है, और फोर्थ रो निकालनी है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग से नहीं निकलेगा, समझे, स्लाइसिंग में पैटर्न चलता है, स्लाइसिंग चले अगर आप बताते हैं, हम देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगी स्लाइसिंग। अगर मैंने एरे 8 लिखा, ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं, रोज़, हमें कॉलम तो सारे चाहिए ना, क्योंकि मुझे पूरी पूरी रो चाहिए, हाँ, तो कोमा के बाद तो कॉलम ऐसे ही आएगा ये, ठीक है। अब रो में क्या पास करूँ मैं, हाँ मैंने एक कॉलम लगाया, एक और कॉलम लगा दिया, अब अगर आप बोलते हैं 2, तो ज़रा देखें क्या आंसर आ रहा है, पहली लाएगा इस वाली को छोड़ देगा, फिर 11 वाली लाएगा 16 वाली को छोड़ देगा, 1 से कर लें, क्या होगा फिर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इसको लेकर आएगा 1, मतलब ये इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है, ये समझिएगा बात को, ये इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है, ये लाएगा लेकिन अब इसको छोड़ देगा, फिर ये लाएगा और फिर इसको छोड़ देगा, देखते हैं ज़रा, फिर क्या करूँ, आपको तो रोज साथ ही चाहिए ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों में कोई, तीनों में कोई गैप नहीं। एंडिंग पॉइंट बता दिया, चलो एंडिंग पॉइंट बता दिया, क्या हो गया, क्या लिखूँगा मैं, 1 2 3 4 ही आएगा, सही है, आ गई। लेकिन आप मुझे बताएं कि मुझे 7 ये वाली रो भी चाहिए, ये वाली रो चाहिए, 2 3 4 और ये 7 ये वाली चाहिए, अब 2 3 4 और 7, सही है। तो क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ, थर्ड, फोर्थ एंड 7th रोज, ठीक है। तो अब ज़रा देख रहे हैं, हम अपनी खुद की मर्ज़ी की क्या निकालना चाह रहे हैं, रोज़ निकालना चाह रहे हैं ना, शायद आपने लास्ट टाइम पूछा था, मुझे याद पड़ा था कि अगर अपनी मर्ज़ी की निकालनी हो तो किस तरीके से चलेगा, वो हम देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट एडवांस इंडेक्सिंग के अंदर आता है। तो पहले प्रॉब्लम समझ रहे हैं भाई, ये जो हम जिस तरीके से डेटा को निकालना चाह रहे हैं वो डेटा हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग से मदद से नहीं होने वाला, नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, हम उसके लिए यूज़ करते हैं फैंसी इंडेक्सिंग का, क्या यूज़ करते हैं, फैंसी इंडेक्सिंग, ये आपको देखने को मिलेगा नाम जगह जगह, ठीक है। तो लेट्स से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना, अच्छा सिंपल सा इंडेक्स है, बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है, क्या करना होगा, सबसे पहले मैं अपनी एरे का नाम पास करूँगा, मैंने क्या लिखा, एरे 8 लिख दिया, ठीक है। अच्छा फिर मैंने ये ना 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने, क्या करना है, मैंने ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने, और अब मुझे जो जो रो चाहिए ना उसका मुझे इंडेक्स बताना है बस, चाहे किसी भी डायमेंशन की, हाँ चाहे किसी भी डायमेंशन, नहीं, अभी ये 2 डायमेंशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये काम तो वैसे सब पे करेगा, किसी भी डायमेंशन पे काम करेगा, लेकिन अभी हम किससे डेटा निकाल रहे हैं, फिलहाल 2 डायमेंशन से निकाल रहे हैं। जब 3D पे करेंगे तो फिर हमें डेप्थ भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी वाली से लेकर आओ, ब्रैकेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, 2 ही है, ट्राई करना पड़ेगा, मैंने इसको देखा नहीं है, एक मतलब ट्राई करते हैं, ठीक है। चलें यार यहाँ देखें, तो कौन कौन सी निकाल लेते भाई हम, एक ये वाली रो निकालनी है, क्या इंडेक्स है इसका, 1 इंडेक्स है, ठीक है। और फिर क्या करना है मुझे, ये थर्ड रो निकालनी है, ये थर्ड रो है ना मेरे पास, इसका इंडेक्स क्या है, 2, अच्छा फोर्थ भी निकालनी है, इसका इंडेक्स क्या है, 3, तो 1 2 3 तो एक साथ आ गए, लेकिन फिर क्या निकालना है, 7th रो भी निकालनी है, 7th रो क्या इंडेक्स बनेगा इसका, 6 बनेगा एग्जैक्टली। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, 1 2 3 और 6, चले भाई क्या हुआ, डेटा आ गया 1
2 3 एंड 6 31 वाली रो आ गई मेरे पास, ये देखें। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारे पास, ये हमारी डिज़ायर्ड रोज़ इस तरीके से हमने फेच कर ली। समझ आ रही है? ठीक है, ये फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है। चलें अब एक और काम करना है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कॉलम निकालना है। क्या करना है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कॉलम कहाँ गया, चलें फर्स्ट कॉलम निकालना है, थर्ड कॉलम निकालना है एंड फोर्थ कॉलम निकालना है। ठीक है, ज़रा जल्दी से देखें क्या इंडिसेस बन रहे हैं इनके, क्या इंडिसेस बन रहे हैं। हाँ, 0 बनेगा पहले वाले का, थर्ड वाले का क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 1 0 2 और 3। हमने ये कॉलम्स को निकालना है, ये इंडिसेस हमने नोट कर लिए। अच्छा क्या करेंगे, एरे 8 लिखेंगे और दो ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें मुझे चाहिए ना, मतलब रोज़ को भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा और कॉलम्स को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक मिनट, सारी रोज़, ठीक है सारी रोज़ चाहिए हमें, और कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, 0 2 और 3, यही थे ना। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या हुआ, देखें जो रोज़ है ना, रोज़ में मुझे कोई फैंसी या कोई मुझे मतलब स्पेसिफिक रोज़ चाहिए या सारी रोज़ चाहिए, पहले तो इसको सही समझें। देखिए रोज़ के हिसाब से जब हम काम करें ना, भले मैंने कहा मुझे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कॉलम चाहिए, लेकिन इस कॉलम में सारी रोज़ मेरे पास आ रही होंगी ना, तो मतलब रो में मुझे कोई फैंसी इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, मुझे एडवांस इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं है रोज़ के अंदर। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने सिर्फ सिंपल कॉलन लिख के पास कर दिया, मतलब कॉलन लिखा कि भाई सारी रोज़ को ले आओ। लेकिन मुझे जो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन से डेटा निकालना था वो क्या था, कॉलम वाइज निकालना था। तो इसलिए मैंने कोमा के बाद क्या लिखा, ये कॉलम वाली जगह पे मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया और उसमें मैंने इंडेक्सिस को पास कर दिया। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ भाई जल्दी से बताएं, क्लियर हो रही है ये चीज़? ठीक है, तो ये तकरीबन उसी लिहाज से काम कर रहा है स्लाइसिंग वाले का। अगर याद हो, पहले क्या करते थे हम, अगर इसका जनरल सिंटेक्स लिखें, एरे का नेम आएगा और फिर क्या होता था, हमारे पास रो होती थी और कॉलम, कोमा के बाद कॉलम हम लिखा करते थे। ये हमारे पास जनरल सिंटेक्स था उसका। तो देखें रो मेरे पास वही है, कोमा से पहले और कॉलम कोमा के बाद है, लेकिन क्या, क्योंकि मुझे फैंसी तरीके से जो निकालने थे कॉलम्स, वो निकालने थे कॉलम वाइज, तो इसलिए मैंने उस वाला काम कहाँ पे करवाया, कॉलम पर करवाया। ठीक है भाई, एक चीज़ हो गई, ये चीज़ क्लियर है। एक और चीज़ देख लें जल्दी से, बूलियन इंडेक्सिंग। हाँ 3 डायमेंशनल ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल 3 डायमेंशनल में हमारे पास क्या बना हुआ था, एरे 3D हमने बनाई थी, मुझे याद पड़ रहा है उसका नाम, एरे, पहले 3 प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा एरे 3 तो अलग चीज़ है, एरे अंडरस्कोर 3D, हाँ ये आ गई। ठीक है, ये हमने एरे बनाई थी, सही है। अभी लेट से कि हमें निकालना है क्या क्या निकालना है, लेट से ये रो निकालते हैं। ठीक है, हर उसकी क्या करते हैं, ये पहले सेंटर वाली रो को निकालते हैं फिलहाल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें 3 चीज़ें पास करनी होती हैं, डेप, रो और फिर कॉलम होता है, डेप, रो और कॉलम, ये 3 चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, डेप क्या है मेरे पास, डेप मुझे तीनों से निकालना है अगर लेट से, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम लगा दूंगा कि क्या करो, मेरी सारी डेप्स को कंसिडर करो, 1 0 1 और 2 तीनों ही डेप्स को कंसिडर करो। ठीक है, अब मुझे क्या पास करना है, रोज़। ठीक है, तो रोज़ में कोई फैंसी इंडेक्सिंग है मेरे पास, हाँ भाई कोई फैंसी है या डायरेक्ट भी चल जाएगा, ये सोच के बताएं, मुझे लग नहीं रही है ऐसे। अगर मैं डायरेक्ट 1 लिखूं तो क्या ख्याल है, चलेगा? हाँ भाई विराज भाई जी, ये सेंटर वाली रोज उठा रहे फिलहाल हम, ये सेंटर वाली रोज उठा रहे। ठीक है, तीनों से सेंटर वाली रोज उठानी है, तो पहले मैंने डेप्थ पास करी कि क्या करो,
मेरी तीनों ही 2 डायमेंशनल एरियाज को टारगेट करो, ठीक है। तो इस कॉलन की वजह से क्या होगा, मेरे पास बारी बारी तीनों टारगेट होंगी, सही है। और मैंने 1 लिखा, 1 मतलब मेरी फर्स्ट वाली रो को इंडेक्स वाइज क्या करो, टारगेट करो, मतलब इस वाली रो को ले आओ, ठीक है। और कॉलम सारे चाहिए ना मुझे, तो कोमा के बाद क्या लिखा, फिर मैंने ये कॉलम लगा दिया, तो देखें आ गया वो, मतलब इसमें कोई हमारे पास फैंसी वाला काम नहीं है। अब हम करते हैं, अब हम बोलते हैं कि क्या करो, लेट से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट कॉलम चाहिए, और कौन सा कॉलम चाहिए, लास्ट कॉलम चाहिए, ठीक है। समझ रहे बात को, मुझे तीनों में से तीनों डेप्थ में से फर्स्ट वाला और क्या वाला, कौन सा वाला, लास्ट वाला कॉलम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉलम वाली जगह पे फैंसी वाला काम करना पड़ेगा, मतलब एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, इंडिसेस पास कर दूंगा। तो क्या क्या लिखना होगा मुझे, हाँ भाई, हाँ 0 लिखूंगा, शाबाश, और उसके बाद 2 आएगा ना, 0 1 2 2 आ जाएगा। देखें ये पहला वो है ना, ये पहला कॉलम है, तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा, 0, इसका इंडेक्स क्या बनेगा, 1, उसका इंडेक्स क्या बनेगा, 2। तो मैंने कहा फर्स्ट वाला चाहिए और लास्ट वाला चाहिए, तो इसलिए यहाँ से 0 और 2 बन गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें तो क्या करना है, सारी रोज चाहिए होंगी ना, सारी रोज चाहिए होंगी, चूँकि पूरे कॉलम्स निकालने हमने। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ भी कॉलम बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए वो आ गए हमारे पास 207 वाला आ गया, ठीक है, और वो 69 वाला कॉलम आ गया, ठीक है। अच्छा अगर इसको 1 लिखा हुआ होता तो क्या किस तरीके से आता आउटपुट, सोचें ज़रा, मैं भी सोचता हूँ। अगर सिर्फ 1 लिखा हुआ होता मैंने, तो क्या क्या मुझे डेटा मिलता, क्या मिलता, 214 कहाँ से आ रहा है, नहीं आपने लास्ट कॉलम लिया है ना, हाँ तो आपको 200 मिलता, 13 मिलता, 22 मिलता, हाँ, दूसरी तक आपको 6 मिलता, 15 मिलता, 24 मिलता। एग्जैक्टली यही होने वाला है, ठीक है भाई। मुश्तबा और ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एंड में, समझ आ रहा है आप लोगों को, जी भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, विराट भाई समझ आ रहा है। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो मतलब जितनी डायमेंशन है उतना ही आपको क्या करना पड़ रहा है भाई, डेटा को बढ़ाना पड़ रहा है। और जिस जगह से आपने फैंसी तरीके से काम करवाना है, काम निकलवाना है, डेटा निकलवाना है, उस जगह आप क्या करें, एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके अपना काम करवा लें। हाँ भाई कोई क्वेश्चन है, चलें आगे। बूलियन इंडेक्सिंग देखें यार, ब्रॉडकास्टिंग अभी भी नीचे है इतनी। बूलियन इंडेक्सिंग देखें। अच्छा बूलियन इंडेक्सिंग ना बहुत काम की है, पांडाज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ देखें, फोकस करें, बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, देखें अब ना हम थोड़ा सा एक काम करते हैं। मेरे पास क्या मौजूद है, एरे 2 किस तरह की थी, एरे 2 तो सिंपल सी है, एरे 3 आगे चलें जल्दी से। हाँ देखें एरे 3 मौजूद है मेरे पास, ये एरे मौजूद है, इसमें आई थिंक 3 रोज़ और 8 कॉलम्स हैं। हाँ 3 रोज़ और 8 कॉलम्स हैं, 3 बाई 8 का ये एरे है, सही है। मैं बोलता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ, समझे यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि मुझे ना क्या करो, इस एरे में से इवन नंबर्स लाके दो। क्या करो, इवन नंबर्स लाके दो, सही है। मुझे ये काम करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बूलियन इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा, ठीक है। बूलियन इंडेक्सिंग से आगे की चीज़ है मास्किंग, मैं मास्किंग करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले बूलियन इंडेक्सिंग समझते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग किस तरह काम करेगी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट एरे ग्रेटर देन, सॉरी क्या कंडीशन है हमारी कि भाई इवन नंबर्स लाके दो ना, इवन नंबर्स लाके दो। कहाँ से लाके दो, एरे 3 से। एरे 3 से मुझे क्या करो, सिर्फ इवन नंबर्स लाके दो। तो मैंने क्या किया, मैंने एरे 3 पे अपना वो इवन नंबर वाली लॉजिक अप्लाई कर दी। एरे 3 क्या लॉजिक होती है हमारे पास, मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 = 0, यही होती है मेरी इवन नंबर की लॉजिक। लेकिन समझिएगा बात को, एरे मेरे पास 3, एरे 3 कोई एक नंबर नहीं है, वो पूरी एक 2 डायमेंशनल एरे है। वो 3 डायमेंशन भी हो सकती है और हायर डायमेंशन भी हो सकती है, समझ रहे हैं। मैं उस पूरी एरे पर ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सही है। तो ज़रा पहले इसका आउटपुट देखें। आउटपुट हमें किस तरह मिलेगा, बूलियन में मिलेगा। क्या मिला इसका आउटपुट, बूलियन में मिला। मैं एरे 3 भी प्रिंट करता हूँ यहाँ पे ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो ज़रा देखें भाई, ये 1 क्या मेरा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है,
नहीं, तो मुझे क्या ला के दिया उसने, फॉल्स। लेकिन जब 2 पे गया, 2 क्या मेरा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इवन नंबर है ना, क्या ला के दिया उसकी जगह पे उसने मुझे, ट्रू। जहाँ जहाँ उसको कंडीशन फॉल्स मिली उसने क्या लिख के ला दिया, फॉल्स, और जहाँ जहाँ उसको ट्रू मिला वो ट्रू लिख के ला दिया उसने। सही है, समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, सिर्फ इतना पार्ट आपका क्या कहलाता है, बूलियन इंडेक्सिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है, बूलियन इंडेक्सिंग कहलाती है। लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता चल रहा है भाई, फॉल्स और ट्रू, ठीक है फॉल्स और ट्रू है, लेकिन मुझे असल में वो नंबर्स चाहिए ना, मुझे वो नंबर्स चाहिए कि भाई इवन कौन कौन से नंबर्स मेरे पास पड़े हुए मेरी एरे के अंदर। सही है, तो मुझे क्या करना है, एक्चुअल उन नंबर्स को निकालना है। तो अब मैं उन नंबर्स को निकालने के लिए क्या करूँगा, मास्किंग करूँगा। क्या बोलते हैं इसको, मास्किंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं इस पूरी चीज़ को उठाऊँगा, इस पूरी चीज़ को उठाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखूँगा एरे 3, एरे 3 लिखा मैंने, ब्रैकेट्स बनाए और मैंने अपनी कंडीशन लगा दी। देखें ज़रा जल्दी से, देखें सिंपल सी चीज़ है, मुस्तफा समझो। यहाँ पे मैंने कहा कि क्या करो, एरे 3 में से, एरे 3 में से क्या करो, मेरी इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो नंबर्स हैं उनको निकाल के ले आओ। सही है, देखें ये चीज़ आप समझ चुके थे ना ऊपर, इस चीज़ की वजह से मुझे क्या मिल रहा था, ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा था। एक पूरी एरे की फॉर्म में मुझे ट्रू और फॉल्स मिल रहा था, और इस एरे की डायमेंशन क्या है, मेरी ओरिजिनल एरे की डायमेंशन के बराबर ही है, मतलब उतने ही नंबर सारे ना सारे। तो जब मैंने इतना पार्ट लिखा था तो मुझे सिंपल ट्रू और फॉल्स मिल रहा था। मैंने क्या किया, इसको मैंने डाल दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और बाहर क्या लिख दिया मैंने, एरे 3। अब पाइथन इससे क्या समझेगा, पाइथन को पता चलेगा यार जहाँ जहाँ ट्रू है ना वहाँ से मुझे क्या करना है, नंबर्स को निकाल कर ला के देना है, और वो कहाँ से निकालना है, एरे 3 से निकाल कर लाना है। समझ रहे हैं? तो अब ज़रा देखिए इसका आउटपुट क्या किया, इसने वो सारे नंबर्स मुझे ला कर दे दिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी मास्किंग कहलाती है। ये क्या होती है, आपकी मास्किंग होती है, इसको मास्किंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही है? जी बोलें। अगर पाइथन के अंदर numpy मिक्स से ही चलाए तो काम करेगा? हाँ हाँ, देखें अभी तो हम नमपाई का हमने एक मतलब ये अभी तक सारा इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, लेकिन यकीन करें अभी हम जैसी पांडाज स्टार्ट करेंगे ना, पांडाज हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, साइकिट लर्न हो गई, ये दूसरी जो हम आगे लाइब्रेरीज और यूज़ करने वाले हैं ना सारे कॉन्सेप्ट्स, इनके बैकएंड पे नमपाई ही चल रही होती है। हम इनको देखेंगे अभी, इनके बैकएंड पे इन तमाम डेटा, इन तमाम ये जो मतलब लाइब्रेरीज है ना, इनकी जो बैकएंड है वो डेटा लोड ही किससे करती है, नमपाई की मदद से करती है। क्यों? क्योंकि आप एक तो देख रहे हैं ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी, इतना डिटेल में करने के बाद ना हमने इसका मेरे ख्याल में शायद 2 या 3% भी कवर नहीं किया, ठीक है। और उसके अलावा इसके जो ऑपरेशंस हैं, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कहलाते हैं, ये वो इतने फास्ट होते हैं कि आपके जितने भी पांडास और ये सारे मशीन लर्निंग के ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ना, हम जब मॉडल्स पढ़ रहे होंगे, मशीन लर्निंग के मॉडल्स ट्रेनिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो उसमें बहुत बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसकी बैकएंड पे कौन चल रहा होता है, वो नमपाई के सारे फंक्शंस ही चल रहे होते हैं, वो समझ रहे हैं। तो पाइथन मतलब हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं इसको डिफरेंट जगहों पर। हाँ, सिंपल पाइथन में हम इसकी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब आगे पढ़ते हैं ना, एडवांस लर्निंग की तरफ जाते हैं हम, तो उसमें हमारे पास बैकएंड पे चल ही पाइथन ये नमपाई रही होती है। सही है, तो देखेंगे इसको आगे जाके। चले मुझे ज़रा जल्दी से बताएं, एक आप लोग ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा, मतलब किस तरह लिखूँगा मैं इसको। 15 ही मैं इसको लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ। चले बताएं क्या करूँगा मैं, मुझे नंबर्स निकालने हैं, वो नंबर्स जो 15 से बड़े हैं वो नंबर्स निकालने, जल्दी से बताएं, टाइम खत्म हो रहा है। एरे 3 ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है। अब अंदर क्या लिखूंगा, जो मेरी कंडीशन है उसी को लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा जल्दी से बताएं, एरे 3 दोबारा से आया और ग्रेटर देन 15, बस काफ़ी है ना। देखें इसका आउटपुट आ जाएगा। तो भाई ये सारे वो नंबर से जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 15 से बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इवन नंबर्स हमने ऊपर देख लिया, इसको हटा देते हैं। अच्छा ये देखें ज़रा, फाइंड नंबर्स, अच्छा ग्रेटर देन 15 ही करते हैं हम, इसको बोलते हैं 5 बोल देते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इवन, अब 2 कंडीशंस आ गई। कितनी कंडीशंस आ गई, 2 कंडीशंस आ गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही एरे 3 को लिखेंगे, चूँकि मैंने नंबर्स कहाँ से निकालने हैं, अपनी एरे 3 से ही निकालने हैं, ब्रैकेट बनाया मैंने। अब यहाँ पे हम 2 कंडीशन है ना, पहले पहली कंडीशन को लिखते हैं। पहली कंडीशन तो क्या होगी मेरी, एरे 3 और ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन हो गई, सही है। अच्छा अब याद रखिएगा, जब भी हम कंडीशंस को कंबाइन कर रहे होते हैं ना, अभी जैसे मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, आगे देखेंगे तो हो सकता है 10-12 कंडीशंस एक साथ आ रही हों। जब भी कंडीशंस को हम कंबाइन कर रहे होंगे ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं अपनी दूसरी कंडीशन को लिखने लगूंगा ना, तो
अपनी कंडीशंस के दरमियान में क्या यूज़ करूँगा, ये m% ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, m% ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ये एंड यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, एंड क्यों यूज़ नहीं करूँगा, एरर दे देगा, मैं दिखा भी देता हूँ उसको। ठीक है, मैं एंड अभी यूज़ करके दिखाता हूँ, एरर दे देगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने फिलहाल अभी m% यूज़ किया और दूसरी कंडीशन के लिए मैंने क्या किया, फिर से ब्रैकेट्स बनाए। सही है, अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, जल्दी से बताएं। एरे 3 इवन निकालना है ना भाई, क्या लिखूँ मैं, जल्दी से बताएं। मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0 समझ रहे हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम अंदर वाले पार्ट को ज़रा देखते हैं कि अंदर वाला पार्ट किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखिएगा, मेरे पास जो एरे 3 है वो ये कुछ है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि यार हमारे पास ना एरे 3 क्या होना चाहिए, नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए। एरे 3 के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, वो 6 कंडीशन पे नंबर ट्रू होगा ना मेरा। जब 6 नंबर मुझे मिलेगा, नमपाई को जब 6 नंबर मिलेगा तो दोनों कंडीशन क्या हो रही है, स्पेस नंबर पे ट्रू हो रही है, 5 से बड़ा भी है और वो इवन भी है। तो ज़रा देखें कि क्या मुझे यहाँ पे ट्रू लाके दे रहा है ये देखें, ये थर्ड लास्ट है, लास्ट से क्या है, थर्ड लास्ट है। तो ज़रा देखें, ये यहाँ पे ट्रू लाके दे रहा है मुझे, बाकी सब जगह क्या ला रहा है, ये फॉल्स ला रहा है, लेकिन इस नंबर पे क्या लिख के ला रहा है, ये ट्रू लिख के ला रहा है। सिमिलरली 8 भी क्या है हमारे पास, ट्रू बन रहा है ना। तो देखें 8 पे भी क्या ले आया, ये ट्रू को ले आया। सिमिलरली अगर मैं 18 पर आऊँ, ठीक है, तो 18 में भी क्या ला रहा है, ये ट्रू लेकर आ रहा है, और बाकी पे फॉल्स लेकर आ रहा है। समझ रहे हैं बात को, किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे एंड यूज़ किया होता तो एंड ना यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या बोल रहा था, ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन एरे विथ मोर देन 1 एलिमेंट इज एम्बिगस। मतलब यार अगर हमें एंड यूज़ करना है ना, तो याद रखें एंड काम करता है एक इनपुट पे काम करेगा। मतलब देखें, समझे बात को, यहाँ पे एरे 3 ग्रेटर देन 5, यहाँ से क्या मिल रहा होगा उसको, बहुत सारे ट्रू फॉल्स मिल रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रू फॉल्स की एक एरे मिल रही है, उसमें बहुत सारे ट्रू फॉल्स लिखे हुए। यहाँ पे भी क्या है, एक एरे मिल रही है, बहुत सारे ट्रू फॉल्स उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो एंड जो है ना, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये फेल हो जाएगा। ये क्या काम करता है, ये जब काम करता है जब आपके पास क्या हो, लेफ्ट पे राइट पे एक वैल्यू हो, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, लेकिन हो कितनी, एक हो। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, इसको पूरी एक एरे मिल रही है ट्रू फॉल्स की। यहाँ पे भी क्या मिल रही है, इसको एक पूरी एक एरे मिल रही है ट्रू फॉल्स की। भाई देखें ना, अगर मैं सिंपल ये कंडीशन लगाता तो क्या मिल रहा है मुझे, एक एरे मिल रही है ना ट्रू फॉल्स की। ठीक है, और उसके राइट पे भी क्या मौजूद है, एक एरे मौजूद है। तो जब उसके इतने सारे इनपुट्स मिलते हैं ना, तो एंड यहाँ पे काम नहीं करता। कौन काम करता है यहाँ पर, m% काम करता है, और इसको हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से एक एरे को निकाला, यहाँ से एक एरे को निकाला, फिर उन पे क्या किया, फिर कंडीशन को चेक किया कि दोनों में मेरे पर कंडीशन कहाँ से ट्रू बन रही है, मतलब दोनों कंडीशन किस नंबर पे ट्रू बन रही है, और फिर क्या किया, फाइनली एक एरे बना के उसने रिटर्न करवा दी। समझ रहे, और फिर क्या किया, इसको ना अपने ब्रैकेट में बंद किया और एरे 3 निकाला। तो ज़रा देखिएगा आउटपुट, ये क्या कर रहा है, ये वो नंबर्स लेकर आ रहा है जो हमारे पास 5 से बड़े भी हैं और इवन भी हैं। सही है, समझ रहे हैं बात को। चलें, टाइम पर हो गया है, इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। बस एक और चीज़ थी बतानी थी मुझे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग फिर रह गया।